जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की थर्ड एप्लीकेशन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हैं और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिन पर दिन बेहतर करते जा रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जा रहा है वैसे वैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मजबूत होता जा रहा है। और जैसे ही नीट जेईई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें रफ्तार से तुम फोड़ सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बच्चों से कि जो भाई क्रैश कोर्स को नहीं देख रहे हैं वो प्लीज क्रैश कोर्स को देखें, क्योंकि उसे देखने के बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो यार। ठीक है, आपको वहां पर रटना नहीं है, बस दिमाग चलाना है। और दिमाग तो है भाई तुम लोगों में, नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो, दिमाग तो है, बस सही डायरेक्शन में चलाना है और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बड़ी रफ्तार से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन पर बात कर रहे थे। थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास आती है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसे आप इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेट कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस में, तो यह ध्यान रखना है कि जितने भी ऑर्गेनिक बेस आपके पास होने वाले हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर होने का मतलब उनके पास या तो लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होता है। ऑर्गेनिक बेस है लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी अच्छी होती है। और जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसे आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि कोई कंपाउंड कितना H प्लस को एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगा। अगर कोई कंपाउंड H प्लस को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर कोई कंपाउंड H प्लस को कम एक्सेप्ट कर पा रहा है मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है भाई। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट H प्लस, कि भाई कितना H प्लस वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ की कैपेसिटी को डिनोट करती है। अगर ज्यादा H प्लस को एक्सेप्ट कर पा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, और कम H प्लस को एक्सेप्ट कर पा रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम है भाई। अब यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना कि भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो H प्लस को किस तरह से एक्सेप्ट करता है। यहां पर समझें कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास। कॉन्सेप्ट आपके पास कुछ इस तरह से निकलेगा। कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट है जैसे कि आपके पास कोई बेस है जिसके पास लोन पेयर है, ये आपके पास कोई बेस है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। अब ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा भाई। अब यहां पर देखो कि बेस के पास लोन पेयर है और H प्लस के पास क्या है, खाली डब्बा, ऑर्बिटल है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब यहां पर ये जो बेस है वो क्या करेगा, अपना जो लोन पेयर रहेगा जो H है उसके खाली डब्बे में डाल देगा यार, ठीक है। और यहां पर जैसे ये डोनेट करेगा तो अपना लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये बेस है तो यहां पर जो इसका इंटरमीडिएट बना है ये क्या होगा, आपका कॉन्जुगेट एसिड होगा। ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा भाई, ठीक है। अब इसको भी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे ही ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर था, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसने डोनेट कर दिया। अब जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो यही है कि ये जो बेस है वो कितना H प्लस को एक्सेप्ट कर पा रहा है। H प्लस को एक्सेप्ट करने का मतलब कि कितना लोन पेयर को डोनेट कर पा रहा है। जो ज्यादा लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा वो ज्यादा बेसिक होगा और जो लोन पेयर को कम डोनेट कर पाएगा वो कम बेसिक होगा। तो H प्लस का एक्सेप्ट करने का मतलब है लोन पेयर का डोनेशन, कि जितना ज्यादा लोन पेयर को डोनेट कर दिया उतना ज्यादा बेसिक, और जितना कम लोन पेयर को डोनेट कर पाया उतना कम बेसिक हो जाएगा। अब यहां पर ये बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि इन दोनों में क्या है, एक H पॉजिटिव का ही तो डिफरेंस है, और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ एक H या एक OH नेगेटिव का क्या होता है, डिफरेंस होता है भाई, ठीक है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका ये कॉन्जुगेट एसिड जिसे आप इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये ज्यादा बनेगा यार। अगर ज्यादा स्टेबल है भाई साहब तो ज्यादा बनेगा ना, ज्यादा बनेगा। अगर ये ज्यादा बनेगा तो ये जो बेस होगा वो मोर H प्लस को एक्सेप्ट कर पाएगा, और जितना ज्यादा H प्लस को ये एक्सेप्ट करेगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। ये बोल सकते हो आप
कि भाई अगर आपका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा बनेगा, अगर ये ज्यादा बन रहा है तो ये जो बेस होगा वो ज्यादा H+ को एक्सेप्ट करेगा, तभी तो ये ज्यादा बनेगा। और जब ये ज्यादा H+ को एक्सेप्ट करेगा मतलब अपने लोन पेयर को ये ज्यादा डोनेट करेगा तो ये ज्यादा बेसिक होगा। तो कहने का तरीका कि अगर ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा फॉर्म, और ज्यादा फॉर्म तो ज्यादा H+ को एक्सेप्ट करेगा, और ज्यादा H+ को एक्सेप्ट करेगा तो ज्यादा बेसिक। तो यहां से हमारी पास क्या चीजें निकल रही हैं, यहां से ये चीजें निकल रही हैं कि जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ है भाई, जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी। कॉन्जुगेट एसिड आपका पॉजिटिव वाला है तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, जो आपने एसिडिक स्ट्रेंथ में डिफाइन किया था, बिल्कुल स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव। और पॉजिटिव की स्टेबिलिटी प्लस आई वाले बढ़ाएंगे या कम करेंगे, भाई प्लस की स्टेबिलिटी प्लस वाले बढ़ाएंगे, क्योंकि प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, ऐसे ग्रुप लगा दो जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करते हैं, प्लस आई वाले करते हैं ना भाई। तो यहां पर इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ाएगा, और वहीं माइनस आई क्या करेगा, कम करेगा। माइनस आई कैसे कम करेगा, सोच सकते हो, माइनस आई कैसे कम करेगा, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज और माइनस आई वाले हैं विड्रॉइंग वाले, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले। भाई अब इससे भी अगर बेकारी से भी अगर इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इसके पास खुद का पॉजिटिव है, इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया भाई, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। और पूरी केमिस्ट्री में मैंने आपको एक बात सिखाई है, जितना ज्यादा चार्ज उतनी कम इनस्टेबिलिटी, उतनी कम स्टेबिलिटी। आप बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी और चार्ज एक दूसरे के क्या चलते हैं, इनवर्स चलते हैं। तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये आया कि बेसिक स्ट्रेंथ जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड मतलब पॉजिटिव की स्टेबिलिटी, और पॉजिटिव की स्टेबिलिटी प्लस आई वाले बढ़ाएंगे और माइनस आई वाले क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, यहां से कॉन्सेप्ट निकला है, बिल्कुल एसिडिक वाला जो निकला था बिल्कुल सिमिलर आपके पास कॉन्सेप्ट यहां पर निकल चुका है। अब यहां पर जैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, कई बार आपसे ऐसा कहा जाता है कि जो अल्काइल अमाइंस होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू अमोनिया। ऐसा क्यों, यहां पर सुनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कहा जाता है कि जो आपका अल्काइल अमाइन है RNH2, ये है आपका अल्काइल अमाइन, ये ज्यादा बेसिक होता है किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में, NH3, ये अमोनिया कंपैरिजन में कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी बात सुनते हैं। अब भाई बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है, बड़ा आसान है भाई। यहां पर क्या करो, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कराओ, यहां पर क्या करो, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कराओ, दोनों में ये बेस है, इनका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ। अब इनका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, R, यहां पर NH2 और यहां पर ये H पॉजिटिव, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। इसका क्या बनेगा, NH3 और यहां पर H पॉजिटिव, ये इसके कॉन्जुगेट एसिड बने दोनों के। अब यहां पर देखना कि यहां पर हो क्या रहा होगा, ये जो नाइट्रोजन होगा वो अपना लोन पेयर क्या कर रहा होगा, इसे डोनेट कर रहा होगा। यहां पर भी जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर इसे डोनेट कर रहा होगा थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा समझें कि अब इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ नापनी है, तो बेसिक स्ट्रेंथ है पॉजिटिव की स्टेबिलिटी। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आया उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से होगी। यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर ये जो R है भाई, यहां पर जो R है वो क्या कर रहा होगा, इसे डोनेट कर रहा होगा, मतलब इसका प्लस आई लग रहा होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर ये जो नाइट्रोजन है उसके पास तो हाइड्रोजन है, इन दोनों का तो क्या होगा, जीरो इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा होगा यहां। तो अब क्या करना है यार कि तुम्हारे पास लोन पेयर हैं, तुम किसी दूसरे को दे रहे हो, तुम्हें कोई पीछे से कोई और दे रहा है। जैसे आपके पास क्या है, कोई 3 दोस्त हो आप, ठीक है, कौन कौन, 3 दोस्त हो, A, B और C, ठीक है। अब A को जरूरत है, ठीक है, A H मान लो, B आप N मान लो नाइट्रोजन, और C आपका R है। तो आपको क्या चाहिए, A को डोनेट करना है, तो B के पास जो रुपए थे वो उसने उसे दे दिए। अब जो C है उसने B को दे दिए, तो ये आसानी से ये प्रोसेस चल जाएगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे पीछे से इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है यार, और पीछे से इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, मतलब यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा, इसके चार्ज को कम करता जाएगा, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएगा पीछे से कोई, तो इसका चार्ज बरकरार रहेगा, और जितना चार्ज रहेगा उतना ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट इसका काम करता है, अल्काइल का R ग्रुप का जो रहता है वो प्लस आई इफेक्ट काम करता है, जिसकी वजह से जो
कॉन्जुगेट एसिड आपका बना है वो ज्यादा स्टेबल बनता है, उसका चार्ज कम होता है और यहां पर चार्ज बरकरार रहता है, जिसकी वजह से आपका जो अल्काइल अमाइन है वो ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? सिंपल सी बात, बेसिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पर डायरेक्टली डिपेंड करती है और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी प्लस आई वाले बढ़ाएंगे, माइनस आई वाले कम करेंगे। ये आपको समझ आया? यहां पर यह ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा उतना ज्यादा बेसिक होगा और जितना लोन पेयर को कम डोनेट कर पाएगा उतना कम बेसिक हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा भाई। तो यहां पर आपके पास ये कुछ कॉन्सेप्ट निकलता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। अब अमाइंस की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग फेजेस में कैलकुलेट करी जाती है। गैसियस फेज में भी कैलकुलेट करी जाती है, एक्वस फेज में भी कैलकुलेट की जाती है। इनमें क्या डिफरेंस होता है चलिए देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास निकल रही है वो ये है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है अमाइंस की उसे आप अलग अलग फेजेस में कंपेयर करते हो। आप दो फेजेस में मेनली कंपेयर करते हो, गैसियस फेज और एक्वस फेज में। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन को आप दो फेजेस में कंपेयर करते हो, गैसियस फेज एंड एक्वस फेज में। जो गैसियस फेज में अगर मैं बात करूं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो डिपेंड करती है वो सिर्फ डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पर। वो सिर्फ डिपेंड करती है किस पर? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पर। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पर ही डिपेंड करेगी। जैसे अपन अपने अभी तक आई इफेक्ट पढ़ा है तो आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, इन पर डिपेंड करती है। और वहीं अगर एक्वस फेज में बात करूं तो एक्वस फेज में जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ होता है अमाइन का वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पर। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो डिपेंड करेगा ही सही, साथ में ये डिपेंड करता है हमारे सॉल्वेशन इफेक्ट पर। याद आ रहा, सॉल्वेशन अपन ने पढ़ा था, सॉल्वेशन इफेक्ट पर डिपेंड करता है। और थर्ड जो हमारा डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पर। स्टेरिक हिंड्रेंस पर भी ये डिपेंड करता है। अब ये किस तरह से आप कंपेयर करोगे, थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो आपको समझ आएगा। गैसियस फेज में जैसे कि देखो कि यहां पर आपके पास अलग अलग अमाइन देखे रखे हुए हैं। ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है और वो अमोनिया गिवन है। उसे आपको गैसियस फेज में अगर आपको कंपेयर करना पड़े कि गैसियस फेज में यहां पर जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो किस तरह से रहेगा, तो यहां पर आप बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि आप जानते हो कि जो बेसिक स्ट्रेंथ रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। तो यहां पर आप देखोगे तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, ये आपका 3 डिग्री अमाइन है। तो अब यहां पर आप देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि भाई यहां पर जो आर है उसका क्या लगता है? प्लस आई। ये डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, यहां ये भी डोनेट कर रहा है, यहां पर ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, यहां तो कुछ डोनेट नहीं करेगा। मतलब आप यहां पर देखोगे तो इन तीनों में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और यहां पर जो प्लस आई है वो सबसे ज्यादा होगा। यहां पर प्लस आई होगा, ये भी थोड़ा ज्यादा होगा, यहां पर प्लस आई है भाई, यहां पर क्या है? 0 है, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। और आप जानते हो कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है गैसियस फेज में आप कंपेयर कर रहे हो, इंपॉर्टेंट बात है गैसियस फेज में कंपेयर करना, और गैसियस फेज में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर डिपेंड कर रही है आई इफेक्ट के। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर प्लस आई ज्यादा है, तो जैसे ही H प्लस को एक्सेप्ट करेगा ये डोनेट करेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, मतलब पॉजिटिव बनाएगा, और पॉजिटिव की स्टेबिलिटी तो प्लस वाले बढ़ाएंगे ना। तो यहां पर जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? सबसे ज्यादा बेसिक टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन आपका अमोनिया। ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल गैसियस फेज में है भाई। ठीक है, अब अगर मैं एक्वस फेज में बात करूं कि एक्वस फेज में क्या रहेगा, एक्वस फेज में आप देखें जैसे यहां पर मैंने आर की जगह CH3 लिया है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री और ये आपका अमोनिया है। तो यहां पर आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है, सॉल्वेशन पर भी डिपेंड करता है और स्टेरिक हिंड्रेंस पर भी डिपेंड करता है। तो उसे आप किस तरह से देख सकते हैं, तो यहां पर जब आप प्लस आई के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो प्लस आई का जो ऑर्डर होगा, प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा तो वो तो आपको पता है कि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री में, देन 1 डिग्री में और देन आपका अमोनिया। ठीक है, ये प्लस आई के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर निकलेगा बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, लेकिन जब मैं सॉल्वेशन की बात करूंगा तो सॉल्वेशन में आप एक बात जानते हो कि सॉल्वेशन की अगर बात करोगे तो सॉल्वेशन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था साइज का। ठीक है, साइज जितना ज्यादा होगा उतना कम सॉल्वेशन होता था। और आप जानते हो कि यहां पर जो साइज है वो अमोनिया का सबसे कम है,
फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। तो सॉल्वेशन का इफेक्ट देखोगे तो सॉल्वेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा जो देखा जाएगा, सबसे ज्यादा सॉल्वेशन जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा आपके पास अमोनिया में, देन आपका देखा जाएगा 1 डिग्री में, देन आपका 2 डिग्री में और देन आपका 3 डिग्री में। तो यहां पर आई इफेक्ट से अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो ऑर्डर ये आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। और सॉल्वेशन से कंपेयर करोगे तो अमोनिया सबसे ज्यादा, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अब बात ये आती है कि सर ये जो सॉल्वेशन है, हमें ये पता है कि जो आई इफेक्ट है वो बेसिक स्ट्रेंथ को प्लस आई इफेक्ट बढ़ाएगा और माइनस आई कम करेगा, ठीक है। लेकिन सॉल्वेशन यहां पर किस तरह से रोल प्ले करता है बेसिक स्ट्रेंथ में, उस चीज को समझना। सॉल्वेशन जो है भाई, आप जानते हो सॉल्वेशन से बेसिकली क्या होता है, चार्ज कम होता है, और चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप यहां से इस तरह से लिख सकते हो कि जो आपका सॉल्वेशन इफेक्ट होता है ना, बेसिकली जो आपका सॉल्वेशन इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के, बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो सॉल्वेशन ज्यादा होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं प्लस आई के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ऑर्डर क्या निकलना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ का, कि 3 डिग्री एमआई सबसे ज्यादा बेसिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया। और सॉल्वेशन से देखूंगा सबसे ज्यादा अमोनिया, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अब यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे मैं कंसीडर नहीं करता हूं यार, यहां पे ध्यान रखेंगे, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है। यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर देखते नहीं है, क्योंकि जो CH3 है उसका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, जो CH3 है उसका जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ये ध्यान रखें, नेग्लिजिबल होता है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत कम होता है। अब जो भी हमारे पास आंसर आने वाला है वो इन दोनों का रिजल्टेंट आने वाला है, आई इफेक्ट और सॉल्वेशन का रिजल्टेंट आने वाला है। तो यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर आप एक्वस में कंपेयर कर रहे हो, यहां पर आप एक्वस फेज में कंपेयर कर रहे हो, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक्वस फेज में आप कंपेयर करोगे यहां पर, और आपके पास जो ऑर्डर आना चाहिए, यहां पर जो ऑर्डर आना चाहिए वो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ इस तरह से आता है। बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे ज्यादा होगा आपका 2 डिग्री भाई, फिर उससे कम होगा 1 डिग्री, फिर उससे कम 3 डिग्री, और सबसे कम क्या होगा, अमोनिया। तो सबसे ज्यादा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन अमोनिया। सबसे ज्यादा 2 डिग्री का और सबसे कम अमोनिया का होने वाला है। ये इन दोनों का रिजल्टेंट आया है, ये जो बेसिक स्ट्रेंथ आया है इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये ध्यान रखें। जो आपको काम का याद रखना है वो ये ध्यान रखना है कि एक्वस फेज में, मैं तुम्हारे काम की चीज लिख रहा हूं यहां पर, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एक्वस फेज में जब आपका R CH3 होगा तो आपके पास जो ऑर्डर आएगा वो ऐसा आएगा कि सबसे ज्यादा 2 डिग्री, देन आपका 1 डिग्री, देन आपका 3 डिग्री, देन आपका अमोनिया 0 बोल सकते हो आप। 2130 का ऑर्डर आएगा यहां पर 2130, और वहीं आपका अगर R इथाइल होता है, C2H5 होता है, तो यहां पर जो ऑर्डर रहता है वो ऐसा रहता है 2 डिग्री, देन आपका 3 डिग्री, देन आपका 1 डिग्री, देन 0, मतलब 2310 रहेगा भाई। 1 और 3 की पोजीशन चेंज होती है, ये ध्यान रखेंगे, 2 और 0 की पोजीशन सेम रहेगी। तो यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक्वस फेज में अगर आपका R मिथाइल है तो आपका ऑर्डर रहेगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और 0, और R आपका इथाइल है तो ऑर्डर रहेगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और 0। ये आपको ध्यान रखना है। 2130 और 2310, ये 2310 मतलब मोबाइल आता ना पहले नोकिया का सांप वाला, ठीक है, जो आजकल लोग डांस करते हैं, नागिन डांस, बेटा उस सांप से प्रेरित हैं वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, वहां से मोटिवेशन लिया उन लोगों ने और वहां पर वो काम कर रहे हैं बहुत निष्ठा के साथ। जब भी बारात निकलती है तो उनका वो मोटिवेशन एकदम फाड़ के बाहर आता है और फिर वो डांस करने से बाद नहीं आते भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, तो उसी सांप से प्रेरित हुए हैं। यहाँ पर 2310 इथाइल है और 2130 क्या है आपका मिथाइल अगर हो, तो यहाँ पर एक्वस फेज में आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि यार सर कि जब हमें कोई फेज नहीं दिया जाए, जब हमें कोई फेज नहीं दिया जाए तो उस केस में अपन क्या कंसीडर करेंगे? उस फेज में अपन अमोनिया जो है, जो बेसिकली अमाइंस है, उसे अपन किस फेज में कंपेयर करेंगे? तो याद रखने वाली बात है कि अपन एक्वस फेज में कंपेयर करेंगे। जब हमें कोई फेज नहीं दिया जाए, हमसे कहा नहीं जाए कि हमारा जो अमोनिया है वो किस फेज में है, ठीक है, गैसियस फेज में कंपेयर करना है या एक्वस फेज में कंपेयर करना है अमाइंस का, तो हमें हमेशा एक्वस फेज में कंपेयर करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जब फेज गिवन ना हो तब भी आप एक्वस फेज में ही कंपेयर करेंगे, ठीक है, फेज नॉट गिवन।
जब फेज गिवन नहीं होगा तब भी हम यहां से ही कंपेयर करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इस तरह के कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ से। अब यहां पर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कंपैरिजन वाले, उनको भी अपन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट यार अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, अरेंज द फॉलोइंग फॉर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अपन को अरेंज करना है। यहां पर हमें गिवन है CH3 CH2 NH2, यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड NH या CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि यहां पर आपको पता चलेगा कि यार यहां पर ये जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है सबके पास, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो इन सब पर क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, ये तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अपना लोन पेयर डोनेट कर देंगे, इन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, H पॉजिटिव इन पर जुड़ जाएगा। अब यहां पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहां पर ये R है और R का यहां पर क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा भाई, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। यहां पर आप जानते हैं कि यहां पर R है लेकिन ये डबल बॉन्डेड वाला है, ये ध्यान रखें, ये आपका ट्रिपल बॉन्डेड वाला है। तो इन दोनों का क्या होगा, माइनस आई लगेगा, यहां पर माइनस आई लगेगा इनका और इसका भी क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा। और अब थोड़ा सा अगर गौर भी करें तो ये जो कार्बन है इसकी EN कितनी है 2.75 और इसकी EN कितनी है 3.25। एक बात ध्यान रखें, जो EN होती है वो क्या होती है कि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, आपके पास EN होती है। अगर इसकी EN ज्यादा है मतलब ये क्या कर रहा होगा, यहां पर जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे देने की बजाय खींच रहा होगा, ये बहुत ज्यादा खींच रहा होगा, ये थोड़ा सा कम खींच रहा होगा। तो इन दोनों का माइनस आई लग रहा है, तो यहां पर माइनस आई ज्यादा है तो यहां पर प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सबसे ज्यादा बेसिक ये, दूसरे नंबर पर ये और तीसरे नंबर पर ये आने वाले हैं। नेक्स्ट देखें आपके पास ClNH2 CH3NH2 HNH2। तो यहां पर आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, Cl माइनस आई, CH3 प्लस आई और H का जीरो इफेक्ट लगेगा। तो प्लस आई वाले बढ़ाएंगे तो सबसे ज्यादा ये कुछ नहीं करेगा, ये घटाएगा बेसिक स्ट्रेंथ को, तीसरे नंबर पर ये। नेक्स्ट देखें MENH2 ETNH2 PRNH2 और N-ब्यूटाइल NH2। तो यहां पर मिथाइल NH2 है, Me मतलब मिथाइल, ET मतलब इथाइल, PR मतलब प्रोपाइल और BU मतलब ब्यूटाइल। तो यहां पर एक कार्बन की चेन, यहां दो कार्बन की, यहां तीन कार्बन की, यहां चार कार्बन की। तो यहां से यहां मूव करोगे तो नॉर्मल सी बात है, इन सब पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा, कॉन्जुगेट एसिड बना रहा होगा। जैसे ही Me से BU की तरफ मूव करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो रहे होंगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी ना। तो सबसे ज्यादा बेसिक N-ब्यूटाइल, देन प्रोपाइल, देन इथाइल और देन मिथाइल। जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे सिंगल कार्बन चेन में, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन में, उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देखा जाएगा। नेक्स्ट यहां पर रिंग देके रखी है, ये 3 कार्बन की रिंग पर NH2, यहां 4 कार्बन की, यहां 5 कार्बन की, यहां 6 कार्बन की। तो सबसे पहले तो कॉन्जुगेट एसिड बना लेते हैं। जैसे ही H+ को एक्सेप्ट करेगा पॉजिटिव साइन आएगा, ये यहां पर H भी जुड़ेगा, ये ध्यान रखें, मैं बना नहीं रहा हूं बस, ठीक है। और यहां से यहां कार्बन एटम बढ़ रहे हैं सिंगल बॉन्डेड कार्बन रिंग में, तो यहां पर भी क्या हो रहा होगा, यहां से यहां आप देखोगे तो आपका क्या हो रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा होगा। प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी ना। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हुआ, ये धनिए। तो इस तरह से आप नॉर्मल छोटे मोटे जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। सिंपल सी बात जो मैं कहना चाहता हूं, या बेसिक स्ट्रेंथ को आप बिल्कुल कंप्रेस फॉर्म में अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि जो कंपाउंड H+ को जितना एक्सेप्ट करेगा, H+ को एक्सेप्ट करने का मतलब कि अपने लोन पेयर को डोनेट करना। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि जो कंपाउंड जितना लोन पेयर को डोनेट करेगा H+ को, उतना ज्यादा वो बेसिक रहेगा। और प्लस आई वाले उसकी मदद करते हैं, तो प्लस आई वाले बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और माइनस आई वाले कम करेंगे। तो ये सारी कहानी है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस की। तो यहां पर आकर हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली आपने इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक सीखा और उसकी 3 एप्लीकेशन सीखी। सबसे पहली एप्लीकेशन कार्बोकेटायन, कार्बन एंड कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का कंपैरिजन, दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंपैरिजन आप कर सकते हैं, और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइन का भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट निकले हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स के। तो इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो गया। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में 4 पढ़ना है, इंडक्टिव, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक। जैसे जैसे खत्म होता जाएगा वैसे वैसे GOC1 भी खत्म होता जाएगा। तो यहां पर आकर इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से अपन मीजोमेरिक इफेक्ट, या कुछ लोग जिसे रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, उसे भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें,
जय हिंद, जय भारत।